Hello everyone, welcome all of you on An Academy, the India's largest education platform. So मैं रामदेव सिंह अन अकेडमी पे आरपीएससी जो कैटेगरी है उसमें एजुकेटर हूँ। हाल फिलहाल अभी स्पेशल एजुकेटर चल रहा हूँ और आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ आज जस्ट 2018 की 7th रैंक होल्डर से अंशिका दिनकर जी से। तो चलिए हम उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में आगे की चीज़ें। Hi all, this is Anshika Dinkar. I belong to Dholpur, Rajasthan, and currently I am posted as Special JM, Negotiable Instruments Act number 3, बीकानेर। मैं बेसिकली जो मेरा 10th था वो मैंने राजस्थान में ही भरतपुर से किया था। 12th मैंने धौलपुर से किया था। उसके बाद में लॉ को मैंने एज करियर चूज़ किया। ऑल्दो कभी था नहीं कि लॉ को मुझे करियर की तरह से चूज़ करना है, बट इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग लॉ बुक्स इट जस्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग लॉ। even though उससे पहले I wanted to become a business person, most importantly, but then I started liking law, so I just got involved into this and law को मैंने career की तरह से choose किया। मेरे father जो है वो businessman है and my mother is a homemaker. I have 3 siblings. My sister is in government job. She is in PCS Rajasthan itself, and my brother and younger sister and younger brother, both of them are studying. One is preparing for UPSC only. So this was all about me. ओके सो मैं मैम से जानना चाहूँगा कि जैसा कि हम लोगों का एक मतलब कि मन में रहता है जो प्रिपरेशन करने स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं बच्चे या फिर ऐसा कुछ, तो उनके मन में रहता है कि जो 10th में मेरिटोरियस है, 12th में है या फिर अपने कॉलेज टाइम में मेरिटोरियस है वही ये सब एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। तो मैम आप बताना चाहेंगे कि ऐसा है या मतलब क्या मतलब या बस एक मिथ है या फिर रियलिटी है ये? एक्चुअली ये एक मिथ है। मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट रही, कभी मैंने इतना पढ़ाई भी इतना ज़्यादा फोकस्ड भी नहीं थी कि हाँ मुझे बड़े होके ये करना है वो। इट्स जस्ट कि आप जब मन बना लेते हैं किसी चीज़ का, फिर आपको वो चीज़ पसंद आने लगती है और आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं, तो इट्स वेरी ईजी एंड देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू बी बी अ टॉपर थ्रू आउट योर अकेडमिक बैकग्राउंड। सिर्फ अगर आप शुरू से चाहे कैसे भी रहे हो, बाद में अगर आप करियर ऑप्शन जो भी चूज़ करना चाहते हैं, अगर उसमें आप मेहनत करते हैं तो आप सक्सीड करते हैं। ओके सो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपने कब और क्यों इस फील्ड को चुनना चाहा? आपको मतलब कब ऐसा लगा कि ठीक है मेरे को जुडिशरी के साइड जाना चाहिए? और अगर आप क्यों बता सके तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर बता सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन कब ज़रूरी है हमारे लिए जानना? एक्चुअली शुरू से ये था कि मुझे बिज़नेस की तरफ मैं काफ़ी इंटरेस्टेड थी कि मुझे बिज़नेस वाली चीज़ें, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से? नॉट रियली इस वजह से नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा से ये था कि प्राइवेट जॉब्स थोड़े अट्रैक्ट करते थे। तो मैंने उसकी वजह से फिर MBA भी किया हुआ है एंड लेकिन उसके बाद में जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ बैंक देन आई रियलाइज़ कि नहीं ये मुझे नहीं करना है। एंड एट द सेम टाइम मैंने फिर अप्लाई किया था, कुछ टाइम बाद में मैंने जो इसके लिए अप्लाई किया था लॉ के लिए। तो दैट वाज जस्ट फॉर having a degree. ओके तो मैम आपने पहले MBA से पहले क्या किया? MBA से पहले मैंने BBA किया था, ग्रेजुएशन। ओके मैम ने पहले BBA किया, देन MBA किया, उसके बाद लॉ के लिए अप्लाई किया, देन मैम की LLB कंप्लीट हुई, उसके बाद इनका इंटरेस्ट जगा। जी नहीं, एक्चुअली लॉ करते करते ही मतलब मुझे लगा कि क्योंकि हमेशा से ऐसा रहा था कि जैसे राइट्स जो हैं वो हमें अपने राइट्स की थोड़ा सा मतलब अवेयर होने वाली वो हमेशा से माइंड सेट रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। अवेयरनेस कह सकते हैं, अवेयरनेस भी कम है उस चीज़ को लेके। नहीं मतलब जैसे इट्स लाइक कि अगर आप जैसे कुछ चीज़ें आप करना चाहते हैं थ्रू आउट, बचपन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं झगड़ पड़ती थी तो ये होता था कि हाँ नहीं ये करना है, कुछ चीज़ें ऐसा लगता था ये राइट है ये रॉन्ग है, तो वो वाली चीज़ हमेशा से रहती थी। एंड वी वर टॉट सिंस आवर चाइल्डहुड कि हाँ अगर कोई चीज़ आपको अपनी चॉइस करनी है तो आप इजीली करें, तो आवर पेरेंट्स वर लाइक दैट ओनली। तो उस तरीके से फिर लॉ में इंटरेस्ट हुआ, फिर लॉ जो है उसको एज करियर चूज़ किया। ओके एंड मैम जैसे कि एक बात और होता है बच्चों के बीच में ये चीज़ रहती है कि कोचिंग करें या ना करें, तो उस चीज़ को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए मैं ये तो कंपलसरीली नहीं कहूँगी कि कोचिंग करनी ही चाहिए। इट्स जस्ट कि मैंने कोचिंग की थी, लॉ को पढ़ते पढ़ते लॉ में इंटरेस्ट तो आने लगा था, लेकिन वो एक जो गाइडेंस चाहिए थी वो मुझे कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मिली।
जो कि मैंने जब कोचिंग स्टार्ट की तो वो जो एक डायरेक्शन जो मुझे चाहिए थी कि इस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, प्रीलिम्स के लिए कैसे, मेंस के लिए कैसे, और फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए, तो वो तीनों चीज़ें। एंड नॉट ओनली दैट कि एक साल की जो मैंने कोचिंग ली थी, उस कोचिंग में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि लोगों से इंटरेक्शन होना, तो वो चीज़ें फेवर में रही। अदरवाइज़ ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप कोचिंग करें। अगर आपको लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ईजिली पॉसिबल है। एट टाइम गाइडेंस चाहिए होगी कुल हाँ। कोई एक गाइड मिल जाए हमको, हाँ जी, मतलब सीनियर हो जाए या कोई भी हो जाए, तो गाइड जी, मिल जाए जी, तो कोई भी क्रैक कर जी, सकता है। जी, जी। ओके मैम, एक चीज़ और, जैसे कि मेरे को नहीं लगता आप लोगों के टाइम ऑनलाइन वाला इतना सिस्टम था, 2018 वगैरह में सब मतलब नए नए प्लेटफॉर्म थे ही, तो आपने अगर प्रेफर किया, अगर किया तो मतलब कौन से डिवाइस, पहले तो हाँ या ना किया कि नहीं किया, बिल्कुल भी किया होता जैसे? बहुत ही कम, मतलब उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत बहुत नहीं पड़ी होगी। बहुत रेयरली एक दो वीडियोस जो ऑनलाइन और दिखते अगर थे तो किया तो कौन से डिवाइस, जैसे डिवाइस में हम लैपटॉप या फिर टैबलेट या मोबाइल? मोस्टली मोबाइल ओनली। मोबाइल, ओके, सो मोबाइल मीन्स हाँ। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, जैसे कि हम लोगों का होता है कि आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, अब तो टेलीग्राम भी काफ़ी कुछ देने लग गया, जी। मतलब काफ़ी कुछ ऐसा, तो आपने जैसे थ्रू आउट योर जर्नी, प्रिपरेशन जर्नी, आपने इनका यूज किया या फिर महीने भर पहले छोड़ा या ऐसा कुछ इनका यूज करना? जब मैं तैयारी कर रही थी, स्पेशली जो प्रीलिम्स से मेंस के बीच का टाइम था, Okay. तो उस टाइम पे मैंने कोशिश की थी कि डिस्ट्रैक्शंस थोड़े कम रहें, बट कम्प्लीटली मैंने कट ऑफ कभी नहीं किया था। बीच में कई बार ऐसा होता था कि लगता था कि हाँ डिलीट कर देना चाहिए, हाँ, एक तो मतलब आई फेज यूज्ड आता है मन के, मन हाँ, में खुद ही फेज आता है ऐसे वो टाइम फेज में। आता था, लेकिन उसके बाद में ये लगता था कि अगर सारी चीज़ों से कट जाऊंगी तो शायद वो चीज़ जो इम्प्रूवमेंट मैं अपने अंदर ला सकती वो उतना नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आई फॉलोड दैट। मतलब एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस बस्टर, थोड़ा हाँ। अगर बात कर सकें किसी से हाँ पूरे जी, दिन हाँ में, जी, 2 दिन बिल्कुल, में, हाँ। तो स्ट्रेस बस्टर एज यूज कर वो सकते हैं। मतलब कोई कांस्टेंट लोग तो जैसे जो अपनी लाइफ में हाँ, रहते हैं वो तो रहते ही हैं, बट अदर देन दैट कि जैसे सोशल मीडिया पे कई बार कुछ स्ट्रेस बस्टिंग चीज़ें हो जाती हैं। अननेसेसरी टाइम नहीं लगाना है, बट हाँ फिक्स टाइम, मतलब उनको 1 घंटा या आधा घंटा दिन में यूज किया जा सकता है। मैं थोड़ा मतलब अपने हिसाब से कि हाँ अभी लग रहा है थोड़ी देर, तो 5 मिनट के लिए चलाया है ऐसे वाला। ओके, सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, डिवाइस वाला हो गया। हाँ, मेन जो क्रूशियल क्वेश्चन है कि आपके जो स्ट्रैटेजी रही स्टडी प्रिपरेशन के टाइम और नोट्स मेकिंग का आपका जो भी फंडा रहा, तो वो थोड़ा बताएंगे आप हमको? मैंने जब कोचिंग स्टार्ट की थी उससे पहले बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं थी, बट थोड़ा फाउंडेशन बना हुआ था। बट एज सुन एज कोचिंग ज्वाइन किया तो कोचिंग के जितने भी नोट्स थे मैंने उससे पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो हमारे जो कोचिंग में सर थे, मैंने राहुल IAS से की थी, तो जो सर थे वो हमेशा यही बताते थे कि आप शुरुआत से मेंस की तैयारी करते चलो। तो वी यूज़ टू प्रिपेयर फॉर मेंस कि जब आपका प्रीलिम्स आने लगेगा उससे 1-1.5 महीने पहले जब आपको डेट्स पता चल जाएंगे तब आप प्रीलिम्स की तैयारी करें। डेडिकेटेड प्रीलिम्स के लिए? हाँ, तो वो क्या है कि अगर आप मेंस की तैयारी करें तो आपका प्रीलिम्स हो ही रहा है और प्लस आप क्वेश्चन आंसर्स लगाएं, तो मॉक देना बहुत ज़रूरी था मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के मैं लिए। मॉक पे ही रहा था मैम उससे पहले कि ठीक है आप लोगों को बुक लॉक है, तो बुक तो आप क्या बताओगे हम लोगों को, ठीक है, फिर भी आरजेएस के अगर कोई हो, जैसे आरजेएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ हमारे प्लेटफॉर्म से बच्चे, तो उनके लिए अगर कोई बुक, अगर कोई स्पेशल बुक हो, या फिर आपने बेयर एक्ट के बारे में बताया भी जी, मेरे को थोड़ी देर पहले। एक्चुअली बेयर एक्ट्स तो आपको मतलब बाय हार्ट आपको आने चाहिए, क्योंकि आपको बेयर एक्ट ही जो है वो लॉ वही है, तो आपको वही पढ़नी है, तो बेयर एक्ट्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। रेफरेंस बुक्स में हर सब्जेक्ट के अलग अलग बुक्स हैं जो कि जो आपको इजी लगता है वो आप रेफर कर सकते हो। हमको लिस्ट मिल जाती है इनका? हाँ, लिस्ट मिल जाती है जनरली, मतलब कुछ ही बुक्स हैं जो कि बहुत फेमस है। पेपर 3rd 4th हिंदी इंग्लिश होता है? हाँ जी, हिंदी तो इंग्लिश। उसके लिए आपने कुछ स्पेशल किया हो या फिर साथ साथ में प्रिपरेशन के वही सब आपके मन जैसे ऐसे आता है? आई थिंक ऐसे आते हैं तो बस वो ऐसे लिखने के जैसे न्यूज़पेपर से हो गया, या कुछ स्पेशल आपने किया हो ऐसा कुछ? सी प्रीलिम्स में जो हिंदी इंग्लिश का आता है 25 मार्क्स का आता है, तो प्रीलिम्स में जो आता है वो ग्रामर आती है। ग्रामर, तो ग्रामर के लिए कोई भी अच्छी ग्रामर बुक आती है, एक राघव प्रकाश, आप लोग शायद RPSC वाली भी करते हैं, RS वाले हाँ जी, हाँ जी। या तो एक इंदिरा करके है, बाकी राघव प्रकाश तो फेमस। हाँ, राघव प्रकाश तो मैंने उसी से प्रीलिम्स के लिए किया था। इतनी मोटी बुक आते हो? मेंस का क्या है कि मेंस में जो ऐसे राइटिंग होती है हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मतलब उसमें मार्क्स तो हमें 50-50 मार्क्स का होता है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिंस मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम ओनली। तो दिक्कत ये आती है कि हम इंग्लिश का तो एक्सेल कर जाते हैं, पर हिंदी में दिक्कत हो जाती है। मेरा ये था कि मैंने हिंदी की भी प्रिपेयर की। सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स ये रहा था कि मैंने न्यूज़पेपर हिंदू फॉलो करती थी मैं। वो तो
आप लोग राजस्थान पत्रिका में रहना। नहीं, अगर आपको हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना है तो जनसत्ता इज़ अ गुड पेपर। जनसत्ता या जनसत्ता बेस्ट। जनसत्ता इज़ अ गुड पेपर, उसके एडिटोरियल्स बहुत अच्छे आजकल तो वैसे उसके ई पेपर में आने लगे कहीं हैं। हाँ मिल जी, जाते हैं। क्योंकि अभी लेकिन इस टाइम की मतलब ज़रूरत है। राजस्थान में हर जगह अवेलेबल नहीं, आई थिंक हाँ जनसत्ता। हाँ, जनसत्ता हर जगह ई पेपर अवेलेबल। आप फॉलो कर सकते हो। बाकी राजस्थान पत्रिका का भी एडिटोरियल अच्छा है, ठीक ठाक, बैलेंस नहीं है आजकल लेकिन अच्छा है। नहीं, कुछ बुक्स आती है जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट जैसे आप लोग भी करते हैं, जो एक बुक आती है आपकी निबंधमाला, शायद दृष्टि की आती है। दृष्टि की, या मैं जैसे अलग अलग तो पब्लिकेशन निकाले उसमें मैंने कुछ एसेस पढ़े एक थे, आइडिया they were लग good। जाता है कि हमको कंक्लूजन इंट्रोडक्शन क्या है। बेसिकली आपको उसके लिए लिखना बहुत लिखना ज़रूरी जरूरी है, है, क्योंकि आप लिखोगे नहीं तब या तक मैं कुछ उस नहीं पे आ रहा हूँ अभी मैं जस्ट। तो मैं मॉक टेस्ट का आपने भी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले ही, तो मॉक टेस्ट के बारे में आप कैसे, मतलब आप लोगों का क्या रहता था कि जैसे कि अभी भी होता है, जैसे काफ़ी स्टूडेंट मुझसे भी पूछते हैं कि सर आंसर राइटिंग मैं कहता हूँ हफ्ते में 2 आंसर लिख लो बहुत है। तो आपका क्या कहना है कि जैसे आप डेली का आंसर राइटिंग कर रहे हो या वीक में या मंथ में, क्या रहता था आप लोगों को? जैसे आंसर राइटिंग तो क्रूशियल है ही मेंस के लिए, उस हिसाब से। मेंस में आंसर राइटिंग के लिए मेरा ये रहता था कि हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं Okay. और हर स्टेट का अलग अलग सिलेबस है। हाँ। तो जैसे राजस्थान में उस टाइम पे 48 सब्जेक्ट्स होते थे। लॉ में हाँ, 48 लॉज होते थे। आपका आरएस में भी इन्होंने काफ़ी कुछ अब कर तो दिया, अब काफ़ी- इनफैक्ट अब तो चेंज हो गया, हाँ, सिलेबस concise चेंज कर हो दिया गया है, पूरा। अब बहुत छोटा सिलेबस हो गया concise कर है। दिया। हाँ, काफ़ी कंसाइज कर दिया है। तो उसमें क्या है कि मैं बेसिकली जो मेजर एक्ट्स होते हैं जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, तो ये वाले बहुत ज़रूरी हैं। तो उसके लिए मैं ये करती थी कि उसकी प्रिपरेशन जो है मैंने एक बेयर एक्ट कंप्लीट कर लिया या फिर आधा बेयर एक्ट कंप्लीट कर लिया, तो उसके हिसाब से मैं अपने प्रीलिम्स का भी मॉक लगाती थी और उसी के हिसाब से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे वो तो मैं घर पे करती थी, तो compulsory। अदरवाइज़ मैं कोचिंग में जाकर मेंस के लिए, Okay। तो वो भी मैं वहाँ पर एग्ज़ाम दे कर आती थी। ठीक है, तो मतलब कि आंसर राइटिंग की पोंपड़ी रोज नहीं बजानी हमको। मतलब आंसर राइटिंग करने के लिए पहले सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है मैथ जी। के साथ, मतलब अपने पास पूरा मैटर होना चाहिए और 1-2 आंसर लिखिए, उसको चेक करवाइए कहीं से, तो खुद भी एनालिसिस किया जा सकता है कि हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। मतलब एक बार हम क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी बेवकूफ़ी की है, कितनी नहीं की है, वो चीज़ पता चल जाती है। एक्चुअली ज़रूरी ये है कि आप एग्ज़ाम ऐसी जगह पर, जो आप मेंस का जो प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो उस टाइम पे भी अगर आप मॉक देख कर आ रहे हो तो ऐसी जगह पर जाकर देख कर जहाँ पर आपको थोड़ा प्रेशर फील होता है। प्रेशर फील हो तो उससे क्या है कि आपका जो माइंड है वो उसी हिसाब से वर्क करता है जो आप एग्ज़ाम रूम में जाकर करता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, काफ़ी लोग कहते हैं, जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा इंटरव्यूज़ में, आजकल तो देखते रहते हैं कि आपको काफ़ी टॉपर बताते होंगे हमने प्री से पहले क्या किया कि टेस्ट सीरीज ले ली, घर बैठ के देखी, तो वो चीज़ सही नहीं रहती। मैम ऐसा बता रही हैं कि मतलब हमको जैसे किसी की भी ज्वाइन कर लो या फिर काफ़ी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो फ्री में भी करवाते हैं, सहन अकेडमी है ही, आपको पता ही होगा, उनके चलते रहता है हाँ। डेली का। तो उस हिसाब से आप उसको ज्वाइन करके अगर करेंगे तो प्रेशर के हिसाब से आपको पता रहेगा इतने बच्चे दे रहे हैं, हमारी ये रैंक बन रही है, जो भी सिस्टम है। और मैम एक चीज़ और, तो ठीक है हमने लॉ पेपर की बात कर ली। हाँ, एक बात, जैसे आजकल ऑनलाइन का चलन बहुत शानदार है और हम लोगों ने, मैंने भी ऑफलाइन से स्टार्ट किया, आपने भी ऑफलाइन से स्टार्ट किया, तो आप क्या कहना चाहोगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में कैसे बैलेंस बना के चल रहे हैं जो आजकल के, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन है तो सब ऑनलाइन हो ही गए हैं कि हमारा ले लो उस हिसाब से, तो वैसा आप क्या कहना चाहोगे ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में, कैसे बैलेंस बना के चल सकते हैं इनके बीच में? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं ऑफलाइन थोड़ा ज़्यादा बेटर पढ़ पाती हूँ, बट क्योंकि एक तो आजकल की सिचुएशन के हिसाब से एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो आपको ऑनलाइन ईजिली एक्सेसिबल रहते हैं, तो इट्स बेटर कि आप दोनों को कंपाइल करके और अपने हिसाब से स्ट्रेटेजिकली उस चीज़ को तैयार करो। तो वो क्या है कि आप ऑनलाइन अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो वो आपको तुरंत मिल रही है और उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे रेफरेंस वहीं मिल जाएंगे, आपको बुक्स भी इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो। हाँ, मतलब एक ऑनलाइन का फ़ायदा मैं अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहूँगा कि जैसे पहले होता था कि दिल्ली जाएंगे तभी IAS बनेंगे, जयपुर जाएंगे तभी RS बनेंगे, वो सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। दिल्ली वाले सर यहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं, वहाँ वाले सर यहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें एकदम खत्म हो चुकी है। तो ऑनलाइन का ये फ़ायदा है, लेकिन ये मैं भी कहना चाहूँगा ऑफलाइन के लिए कि अपने नोट्स प्रिपेयर करो, सामने वाले से पढ़ के जो भी कंपाइल करके, क्योंकि फाइनल टाइम में वही काम आएंगे। हम 4-4 घंटे के वीडियो बैठ के नहीं देख सकते रिवीजन के लिए। वो एक चीज़ ये भी है, प्लस आप नोट्स बनाते तो डू नॉट गो वेरी डिटेल्ड इन दोज नोट्स, कि उसको ऐसा रहना चाहिए कि आप जब लास्ट तक प्रिपेयर करते करते आते हैं तो आपके पास में वो नटशेल में आप उसको चेक कर सकें और आप तुरंत से वो आपको स्ट्राइक कर जाए वो चीज़। जैसे कि करते भी हैं न्यूज़पेपर को कोई कटिंग रख ले रहा है, पूरा आर्टिकल उठाया, तो वो फाइनल टाइम में काम नहीं आएगी वो सब चीज़ें। वो मैंने भी किया था, कभी हो नहीं पाता। नहीं होता, वो नहीं होता। मैं 13 के यूक्रेन वाला, क्रीमिया वाला काट के अभी तक रखा, आज तक नहीं पढ़ा हुआ। मैंने हिंदू के बहुत सारे एडिटोरियल्स थे, वो कट करके कॉपी बनाई थी एंड आई नेवर रेड इट। पढ़ा भी नहीं जाता। हाँ, वो बिल्कुल नहीं हो पाता। ठीक है, तो ओके, सो
एक चीज़ फाइनल कि एस्पिरेंट्स हैं जो अभी वाले, तो उनके लिए मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले कि जो वेटरन्स हैं, मतलब 3-4 अटैम्प्ट दे चुके हैं, ठीक है, लक वाली बात भी होती है, थोड़ी बहुत नहीं हो रहा, तो उनके लिए मैं जैसे पेशेंस रखना है, बहुत बड़ी चीज़ क्या होती है पेशेंस रखना, तो उनके लिए मैं आप क्या कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो सीनियर्स हैं, आप तो मान लो सीनियर होएंगे, लेकिन फिर भी जो आपसे पहले की प्रिपरेशन कर रहे हो उस हिसाब से मेहनत तो सभी करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेरे साथ में भी कुछ लोग हैं जिनको देखकर मतलब उनको किसी का 6th अटैम्प्ट में, किसी का 4th अटैम्प्ट में निकला है, तो उन लोगों का जो पेशेंस होता है वो बहुत ही अलग होता है। प्लस आप अगर ये सोचिए कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद आपको 1-2 बार में नहीं मिल रही है कोई चीज़, और फिर आपको अचानक से उस चीज़ को आप अचीव करते हैं, तो वो सक्सेस का लेवल बहुत ही अलग होता है। तो वो एक पॉजिटिविटी आपको अपने अंदर रखनी है। दूसरी चीज़ कि ये जो तैयारी है वो आपको सिर्फ अभी के लिए नहीं, आपकी लाइफ के लिए सिखाती है। तो अगर आपका अभी नहीं हो रहा है और आप लगातार लगे हुए हैं और आप पे इतना पेशेंस है कि आप उस टाइम तक का वेट कर रहे हैं और फिर इवेंचुअली जब आप सक्सीड करते हैं, तो वो चीज़ आपको आगे के लिए भी पेशेंस देती है, क्योंकि आप जॉब करेंगे, जब आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं तो आपको पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पेशेंट होना, एक क्वालिटी आपकी बढ़ जाती है। ये था 4 साल वाले लोगों के लिए तो है, ठीक है। अब जो मैम मतलब नए जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं प्रिपरेशन, जो करंट एस्पिरेंट हैं, जिनके मन में चल रहा है कि बातें नहीं करना चाहूँगा मैं, जो भी चल रहा है, तो उनके लिए कोई टिप्स आप देना चाहें, जो अभी या तो फ्रेशर हैं जिन्होंने स्टार्ट की है? एज सच कोई स्पेसिफिक टिप्स तो नहीं मैं सजेस्ट कर पाऊँगी। हाँ, क्योंकि मैम को यहाँ रोकूंगा। मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। मेरी स्ट्रैटेजी आपके काम नहीं आएगी, मैम की नहीं आएगी, बस सबका आप ये कर सकते हो कि हाँ ठीक है, दिन में 8 घंटे पढ़ना है, तो हो सकता है मैं एक दिन में 1 सब्जेक्ट पढ़ूँ, आप इतने पढ़ें, मैम एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ें। तो स्ट्रैटेजी तो मैं भी नहीं कहूँगा कि आप स्ट्रैटेजी ही बताओ अपनी क्या थी, तो एक मतलब कॉमन चीज़ बिल्कुल क्या करना चाहिए। बेसिकली सबसे पहले वी हैव टू डिसाइड अ गोल कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, एंड उसके बाद में उसके लिए तैयारी करनी है, जितना आप दे सकते हो उससे डबल करना है। और एंड ट्रस्ट मी, जब आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देते हो आपको लगता है कि आपने अपना 100% दिया है, बट व्हेन यू गिव द नेक्स्ट एग्ज़ाम देन यू रियलाइज़ कि वो 100% नहीं था, दैट वाज जस्ट 20%। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है कि आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो, आपका कैलिबर बहुत ज़्यादा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि इवेंचुअली हम अपने अंदर थोड़ी होप जो है वो लूज़ करने लग जाते हैं। तो ये हर 7 दिन पे होता है। हाँ, तो उस चीज़ को अपने अंदर बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। एंड ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है कि लगातार लगे हुए, कई बार ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। एक बात और, जैसा कि ये भी कहा जाता है कि आप तैयारी करने लगे तो किताबी कीड़ा बन जाओ, 12-12 घंटे पढ़ना है, किसी से मिलना नहीं है। और मैं तो नाम भी लूँगा, उनको ये भी कहते सुना है कि आपकी अगर मैयत में भी जाना हो, खुद की मैयत में जाना हो तो भी आपको 12 घंटे पढ़ना है, ऐसा कहते हैं, सुना है मैंने, नाम नहीं लूँगा मैं। तो मैं ऐसा कुछ है? पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं इस व्यू से बिल्कुल डिफ़र करती हूँ। मैंने कभी इतना पढ़ाई नहीं की है, इतनी पढ़ाई कभी नहीं की है। मतलब पढ़ाई की है, स्ट्रेटेजिकली की है कि आपको स्मार्टली स्टडी करनी है। आपको मतलब ऐसे नहीं कि आप लगातार लगे हुए हैं, बजाय उसके आप स्मार्टली किसी चीज़ को करें, आप प्लान करें, पोर्शंस डिवाइड करें। अगर आपको 15 दिन की पढ़ाई करनी है तो आप 15 दिन पढ़ाई कीजिए, फिर एक दिन अपना ब्रेक लीजिए। अगर कभी आपका बिल्कुल, जैसे कई बार आप स्टक हो जाते हैं, तो टेक योर टाइम। इट्स नॉट वेरी रॉन्ग टू टेक अ ब्रेक, इट्स वेरी नेसेसरी टू टेक अ ब्रेक। चीज़ों को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पर रुक के कर सकते हैं। हर चीज़ जो है वो इवेंचुअली आपको वहाँ लेकर जाएगी। तो जितनी भी चीज़ें आप आसपास परसीव करते हैं वो चीज़ें भी हेल्प करेंगी आपको ग्रो करने में। तो हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा स्ट्रैटेजी आपको ऐसी रखनी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आए, आप उसको लिख रहे हैं और वो आपके दिमाग में रिटेन कर रहा है। तो वो चीज़ें ज़रूरी होती है, और फिर वो आपका आइडिया है कि आप किस तरीके से उसको रिटेन कर सकते हैं अपने दिमाग में। ओके मैम, सो लास्ट में एक बार थोड़ा सा प्रमोशनल वाली बात, तो अनअकैडमी के बारे में आपका, जैसे आप आजकल तो देख ही रहे हैं, वैसे भी IPL में भी आगे अनअकैडमी वाले, तो इसका जैसे कि जो एजुकेशन वाला इन्होंने पूरा हम कह सकते हैं चेंज किया है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें RPSC, स्पेशली RPSC कैटेगरी के लिए? I've been always impressed by Unacademy के videos and all, and my sisters are preparing for UPSC, so they've always told me about Unacademy कि Unacademy के videos are very good, कि आप उन्हें देखें तो
पर्सनली मेरा इतना खुद का मतलब इतना नहीं रहा है कि मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी हूँ, बट हाँ इतना ज़रूर है कि अर्न अकेडमी जहाँ से स्टार्ट हुआ है आज के टाइम पे जहाँ पहुँच चुका है कि नॉट ओनली स्टडीज़ को रिलेटेड बल्कि बाकी सारे फील्ड्स में वो इतने एक्टिव आप लोग हो रहे हैं, तो वो बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। एंड ऐसा प्लेटफॉर्म जो आज के टाइम पे ऑनलाइन सबके लिए अवेलेबल रिसोर्सेज अवेलेबल करा रहा है और लोग उसके थ्रू कुछ चीज़ें सीख पा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। तो ठीक है, तो एक बार नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अलग टॉपिक के साथ मिलता हूँ मैं। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, बने रहिए हमारे साथ एंड लेट्स क्रैक इट।